नाजरीन रुपया पैसा में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं अली नासिर। आज थोड़ा मुल्क का सनती पस मंज़र है, उसको देख लेते हैं। बात यह है कि हर चीज़ को अच्छा बताया और दिखाया तो जा रहा है, लेकिन यह भी तो ज़रूरी है कि सनतकारों से पूछा जाए कि जनाब शोबा सनत की क्या सूरत हाल है, क्योंकि हुकूमत तो अमूमन एक अच्छा मंज़र पेश करती है, लेकिन हकीकत में यही है कि अगर सनतें इतनी फल रही फूल रही हों तो फिर मुलाजमतें भी बहुत हों, फिर बेरोज़गारी का ये हाल थोड़ी हो, और फिर उसके साथ साथ अगर मुकामी पैदावार इतनी बढ़ जाए तो तलब तो पाकिस्तान में इतनी नहीं है ना। उस हिसाब से अगर रसद बढ़ जाएगी मुकामी अशिया की तो जनाब कोई मसला नहीं, चीज़ें काफ़ी मैनेज हो जाएंगी। लेकिन मेरे ख्याल ऐसा है नहीं। तवानाई की कीमतें हैं, वो भी एक बहुत बड़ा बैरियर है। इंटरेस्ट रेट तो कहते हैं जनाब सिंगल डिजिट पर ले आए, लेकिन टैक्सों यानी महसूलात वगैरह का निज़ाम जो है उसके ऊपर भी शक व शुबात अभी भी मौजूद हैं। पर इस एक हुकूमत की पेशरफ्त अच्छी रही है कि उन्होंने काफ़ी इस बारे में एक अच्छी अप्रोच अपनाई है। अब किस हद तक मौसर है ये नहीं हम जानते, लेकिन कम से कम कह तो मुँह से यही रहे हैं कि हम फैसिलिटेट करेंगे, इस मुश्किल दौर में मदद करेंगे, पॉलिसियाँ ऐसी मुरतब करेंगे कि तिजारत और सनत को फ़रोग़ मिल सके। मेरे साथ दो बहुत ही अहम मेहमान शामिल गुफ्तगू होंगे। तारुफ कराता चलूँ, ज़ुबैर तुफ़ैल साहब साबिक सदर FPCCI और जनाब राशिद सिद्दीकी साहब साबिक सरबरा रहे हैं काटी के। वेलकम करता हूं दोनों को शो। तो ज़ुबैर तुफ़ैल साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करता हूं। बात कुछ ऐसी है कि जो मंजर पेश किया जा रहा है उससे ऐसा महसूस हो रहा है कि मईशत में बेहतरी आ रही है, लेकिन सनत के शोबे को कहीं पर भी साइड लाइन नहीं किया जा सकता। क्या सनत के शोबे में भी हम तरक्की देख सक रहे हैं? आज की तारीख में बात कर रहा हूँ जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जहाँ तक सनती शोबे का ताल्लुक़ है, हुकूमत ने कोशिश की है अपनी पॉलिसीज़ के ज़रिए कि सनतों को सपोर्ट मिले। मिसाल के तौर पे हुकूमत ने स्टेट बैंक के ज़रिए पॉलिसी रेट को ग्रेजुअली कम किया, जो तकरीबन 7% पे आ गया है, और वो आज से 1 साल पहले 14% था। इसी तरह से कोविड की वजह से हुकूमत ने बहुत सारी पॉलिसीज़ इंट्रोड्यूस की कि उस सेक्टर को में जहाँ के इंडस्ट्रीज़ के पास पैसे नहीं हैं मज़दूरों की तनख्वाह देने के लिए, वो भी उन्होंने स्टेट बैंक के ज़रिए एक पॉलिसी इंट्रोड्यूस कराई कि भी आपके पास पैसे नहीं हैं, सनत नहीं चल रही, आप बैंकों से कर्ज़ा लें, कर्ज़ा लेके लोगों की तनख्वाह अदा करें ताकि वो बेरोज़गार ना हो। तो ये अपनी तरफ से हुकूमत बराबर कोशिश कर रही है। अब बाज़ जगह ऐसी है जहाँ हुकूमत ने कोशिश की और जहाँ हुकूमत को कामयाबी नहीं हो रही, वो है खाने पीने की चीज़ों की अशिया। मिसाल के तौर पर आटा है, चीनी है, ये दोनों अहम अशिया ये हुकूमत के कंट्रोल में नहीं आ रही। हुकूमत कोशिश करती है, हुकूमत ने कई रिपोर्ट क्या कहना चाहिए कमीशन बनाए, रिपोर्ट बनी चीनी की, लेकिन अभी तक कुछ नहीं है। चीनी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते बढ़ते 90 रुपये किलो तक चली गई, आटा 65 रुपये किलो तक आ गया। तो ये वो चीज़ें हैं जो हर आदमी को मुतासर करती हैं, लेकिन वहाँ पर हुकूमत के कहने के बावजूद कोई कामयाबी नज़र नहीं आती। और इसके अलावा दीगर सनतें हैं, वहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी आ रही है। और उसके अलावा अल्लाह ने भी मदद की है कि कोविड-19 जो है पाकिस्तान में कोरोना जो है काफ़ी हद तक काबू पाया जा चुका है। जो आज से कुछ अर्सा पहले 100 से ज़्यादा अमवात रोज़ाना होती थी, अब वो कम होते होते तकरीबन 20 और 25 के करीब आ गई हैं। तो ये हुकूमत की एक बड़ी कामयाबी है, जबकि दीगर ममालिक में अभी भी बहुत सारी अमवात हो रही हैं। अगर आप देखें अमेरिका में, ब्राज़ील में, मैक्सिको में और इंडिया में बहुत बड़ी अमवात हो रही हैं, लेकिन पाकिस्तान उसके बावजूद अल्लाह ने हमारी मदद की, आहिस्ता आहिस्ता कोरोना पे काबू पा रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि चंद महीने में ये हमारे मुल्क से ख़त्म हो जाएगा। राशिद सिद्दीकी साहब, अब इसी पस मंज़र में आपसे पूछना चाहूँगा, सनत से बराह रास्त ताल्लुक़ आपका, बात यह है कि सनतों के ऊपर क्या इतनी तवज्जो दी जा रही है? एक तरफ अगर आप देखें तो रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन के लिए तो एक अलहदा से बरात दी गई, लेकिन जो लोग सनत के शोबे से वाबस्ता हैं, क्या आपके ख्याल से उनके लिए भी कुछ अच्छा होना चाहिए? देखिए, मैं कहूँगा कि ज़ुबैर भाई के जैसा कहना है कि हुकूमत की कुछ फिसलती नज़र आ रही है, लेकिन हो सकता है कुछ फिसलती नज़र आ रही है, लेकिन बहुत सारी जगहों पे मैं समझता हूँ कि जो हुकूमत को काम करना चाहिए था वो हुकूमत काम करने में तकरीबन नाकाम रही है। देखिए, कंस्ट्रक्शन के शोबे के अंदर डेफिनेटली कुछ क्योंकि उन्होंने ब्लैक मनी को वाइट कर दिया है, और उन्होंने लोगों को जो ब्लैक मनी वाले थे जिसके चक्कर के अंदर मुल्क के 1.5 साल तक जो मईशत थी और जो कैश फ्लो से तबाह हाल है, अब 1.5 साल के बाद उन्होंने उस ब्लैक मनी को दोबारा कर दिया कि ठीक है आप प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्ट
दोबारा कर लें और वो आपसे ब्लैक मनी नहीं पूछी जाएगी। तो एक तरह से अगर आप देखें तो वो ब्लैक मनी वालों को दोबारा एक एनआरओ दे दिया गया, विच इज रॉन्ग। और दूसरा मैं आपको बताऊं कि सनतकारों का और जो एक्सपोर्टर्स हैं उनका जितना अमल दखल होता है पाकिस्तान की मईशत के अंदर, उतना एक कंस्ट्रक्शन सेक्टर का इतना नहीं होता है। इसलिए कि जो रेवेन्यू जनरेट होता है, जो फॉरेन करेंसी आपकी जनरेट होती है, वो थ्रू एक्सपोर्ट डेवलप होती है। आपके जब डॉलर आते हैं तो उन डॉलर की बिना पर, क्योंकि आपकी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट और आपके जितने फॉरेन लोन्स हैं वो सारे के सारे डिपेंड होते हैं आपके डॉलर के ऊपर। तो जब आपकी एक्सपोर्ट नहीं हो पा रही तो आपका जो डॉलर का डेफिसिट है वो बढ़ता चला जा रहा है, जिसकी वजह से डॉलर आपका महंगा होता जा रहा है। और जितना जितना डॉलर आपका महंगा होता जाता है उतना ही आपके बैलेंस बिल जो कर्जे हैं वो बढ़ते जाते हैं और उसी हिसाब से उनका जो इंटरेस्ट है वो भी बढ़ता जाता है। और जहां तक बात है सनतों को मतलब गवर्नमेंट की अच्छी पॉलिसी के लिए, तो देखें अगर गवर्नमेंट की अच्छी पॉलिसी होती तो आज सनतकारों को और एक्सपोर्टर्स को गैस की फराहमी बहुत आम होती है। जबकि आज सनतकारों को और एक्सपोर्टर्स को जो गैस मिलती है वो राशन कार्ड की तरह मिलती है। उसके अलावा जब आप सनतों की 12-12 घंटे की लोड शेडिंग करेंगे तो आप मुझे बता दें कि आपकी सनतें कैसे वायबल होंगी और आपकी एक्सपोर्ट कैसे बढ़ेगी। कल एक अपना रिपोर्ट आई थी स्टेट बैंक की, जिन्होंने सारा का सारा बलबा जो था वो सनतकारों के ऊपर डाल दिया था कि शायद एक्सपोर्ट इसलिए नहीं बढ़ रही है कि जो सनतकार हैं वो अपनी लेबर को स्किल नहीं बनाना चाहते हैं। तो उनको ये खौफ होता है कि अगर वो उनकी लेबर सीख जाएगी तो वो शायद किसी और फैक्ट्री में जाके उसको फायदा देगी। तो मैं तो इसका बिल्कुल कतई में इससे मतलब मुत्तफिक नहीं हूँ, क्योंकि देखिए सनतें चलती हैं, एक्सपोर्ट चलता है तो आपका मुल्क चलता है। तो जो उन्होंने मराद दी, जो उन्होंने फोकस करा कंस्ट्रक्शन सेक्टर को, इसी तरह से अगर वो मतलब फोकस करते एक्सपोर्ट सेक्टर को और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को फोकस करते तो मैं समझता हूँ कि उससे आपके पास बेतहाशा रेवेन्यू जनरेट होता है। जितनी आपकी एक्सपोर्ट बढ़ती है उतना आपके यहाँ डॉलर आता है, जितना डॉलर आपके आता है उतना देखें एक तरफ जुबैर भाई ने बिल्कुल सही कहा कि इन्होंने मार्केट रेट की बिजनेसमैनों की डिमांड थी जो इन्होंने हमारी डिमांड पर ही 6% कर दिया। लेकिन दूसरी तरफ जैसे ही 6% करा उन्होंने, वैसे ही जो है वो उन्होंने डॉलर जो था वो तकरीबन 10-12 रुपए बढ़ गया। तो जो बिजनेसमैन था, जो सनतकार था, जो इंडस्ट्रीज था, वो तो वहीं का वहीं खड़ा हो गया कि जहाँ पे उसको एक एडवांटेज मिला, जिसको वहाँ पे एक एडवांटेज मिला थोड़ा सा उसके अंदर रेट के अंदर, वहीं पे उसको एक डिसएडवांटेज मिल गया कि जो मेरा माल पानी के अंदर था तो उसका डॉलर 160 रुपए का था और जब मेरी शिपमेंट यहाँ पे पहुंची तो डॉलर जो था वो 168 रुपए का हो गया था। तो अगर मैं तो वहीं खड़ा हो गया, मेरे कैश फ्लो के प्रॉब्लम जो थी तो इसी मौजू पर वापस आते हैं, मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर इसी मौजू को आगे लेकर चलेंगे। नाजरीन, लेट्स टेक ए शॉर्ट ब्रेक। यहाँ पर इस चीज़ को भी अंडरस्टैंड करना चाहिए कि डोमेस्टिक जो हमारी मार्केट है ये भी बहुत बड़ी है। मैन्युफैक्चरिंग भी मांगती है, यानी पैदावार, और इसके अलावा दीगर और चीज़ों की बेइंतहा तलब है। अभी राशिद सिद्दीकी साहब ब्रेक पे जाने से पहले जो बात कर रहे थे कि एक्सपोर्ट की जानिब भी देखना, मैन्युफैक्चरिंग की जानिब भी देखना, हुकूमत उसकी जानिब शायद उतनी तवज्जो दे नहीं रही। रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन, बेशक बहुत सारी इंडस्ट्रीज उससे एसोसिएटेड हैं, लेकिन जुबैर तुफैल साहब उसको ही खाली मराद दे जाना, ये काफ़ी लोग इस बारे में बात कर रहे हैं कि खालिसतन उनको मराद देने के अलावा मेरे ख्याल मैन्युफैक्चरिंग को और एक्सपोर्ट को भी देनी चाहिए, जैसे राशिद साहब कह रहे थे। क्या कहते हैं आप इस बारे में? देखिए, जहाँ तक कंस्ट्रक्शन को मराद देने की ताल्लुक है, हुकूमत ने काफ़ी जो है मराद दी हैं थ्रू स्टेट बैंक पॉलिसी, थ्रू FBR पॉलिसीज़। उनको बहुत जो है कि भाई आप इस साल के आखिर तक जो भी डिक्लेयर करना है कर दें, कुछ नहीं पूछा जाएगा। तो अच्छा, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के साथ तकरीबन 40 के करीब और इंडस्ट्रीज़ हैं जो मुंसलिक हैं। तो अगर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री चलेगी तो वो 40 इंडस्ट्रीज़ भी चलेंगी और इसके अलावा कंस्ट्रक्शन में बहुत सारे रोज़गार पैदा होते हैं। तो अगर हुकूमत ने इसको पहला अपना पॉइंट समझा तरक्की के लिए, तो मैं समझता हूँ ठीक है, कंस्ट्रक्शन का काम जो है उसको पहले आगे लाना चाहिए, उसके बाद दीगर सनतों को भी। दीगर सनतों में जहाँ तक एक्सपोर्ट का ताल्लुक है तो एक्सपोर्ट से रिलेटेड जो भी सनतें हैं उनको भी वही मराद दी जानी चाहिए और ऑलरेडी हुकूमत दे रही है। मिसाल के तौर पे एक्सपोर्ट के लिए जो उनकी मुख्तलिफ पॉलिसीज़ हैं, ERF है, ERF 1 है, 2 है, इसके ज़रिए और सस्ते इंटरेस्ट रेट के ऊपर एक्सपोर्टर्स को पैसे दिए जा रहे हैं। कोशिश तो की जा रही है, लेकिन अब दूसरी बात यह भी है कि एक्सपोर्टर्स को भी कुछ आगे आना चाहिए। उनको समझना चाहिए कि दुनिया में कोविड के बाद हालात बदल चुके हैं, वो भी अपने घर से सुबह जल्दी निकलें, अपने ऑफिस में जाएं
और जो जहाँ से ऑर्डर्स हासिल किए जा सकते हैं वहाँ से ऑर्डर्स हासिल करें और अपनी सनतों को तेज़ी से चलाएं, 24 घंटे चलाएं। और इसके अलावा हमारा कोई शॉर्टकट नहीं है। हमारे साथ हमारे बहुत सारे कॉम्पिटिटर हैं, बांग्लादेश है, इंडिया है, चाइना है। तो अगर हमने कॉम्पीट करना है तो हमें उनके मुताबिक चलना होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम करना होगा। इसमें एक मसला ये है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में बिजली और गैस का बहुत बड़ा अहम रोल है और बिजली और गैस पाकिस्तान में बहुत महंगी है। जब तक हुकूमत बिजली और गैस की कीमतों में कमी नहीं लाएगी ये मामलात नहीं चलेंगे। हुकूमत का अपना कहना है कि जी सर्कुलर डेट है, लॉस हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तमाम चीज़ें हमें नहीं पता। आप ये देखें कि पड़ोसी ममालिक किस तरह से चल रहे हैं, इंडिया में कैसे चल रहे हैं, श्रीलंका में कैसे चल रहे हैं, बांग्लादेश में कैसे सनतें चल रही हैं और उनकी हुकूमत उनको कैसे बिजली सस्ती मुहैया कर रही है। यहाँ बांग्लादेश में गैस कैसे कम कीमत पे मिल रही है। ये काम हुकूमत का काम है कि वो अपने जो रीजनल कॉम्पिटिटर्स हैं उनको देखे और देख के जो चीज़ वो कर रहे हैं वही हम भी करें। तो इंशाल्लाह जो हमारी गिरती हुई एक्सपोर्ट है जो कभी एक दफ़ा 25 तक गई थी, $25 बिलियन तक, अब वो कम होते होते गालिबन 22 के करीब आ गई है, उसको दोबारा से आगे लेके जाना चाहिए। आप देखिए कि बांग्लादेश कोई रुई पैदा नहीं करता, उसके बावजूद $40 अरब तक की उसकी एक्सपोर्ट चली गई है। तो हमें उनसे सीखना चाहिए, अपने मामलात को बेहतर करना चाहिए, अपना ब्यूरोक्रेसी को जो है उसको भी हिदायत की जाए कि वो सनतों को, एक्सपोर्टर्स को सपोर्ट करें, ना कि उनके रास्ते में हर्डल्स पैदा करें। इसके बगैर जो है काम आगे बढ़ नहीं सकता। ये बड़ी अहम बात आपने की है राशिद सिद्दीकी साहब। अब बात यह है कि अगर हुकूमत को इकदामात लेने हैं तो फिर हुकूमत कौन से इकदामात ले, क्योंकि चंद चीज़ों की निशानदेही तो आपने कर दी, लेकिन और मज़ीद कौन से ऐसे काम हैं जो कि हुकूमत को भी करने चाहिए जिस सनतों को फ़रोग मिल सके, उसके मुतालिक हमें थोड़ा सा बताएं। देखिए, सनतों के फरोग के लिए ये हम बहुत सारी बातें करते हैं और जब भी कोई गवर्नमेंट आती है तो हर गवर्नमेंट डील करती है और हमारे यहाँ हम लोग के लिए बैठ के कहते हैं कि गवर्नमेंट की सिंसियरिटी है और गवर्नमेंट जो है एक्सपोर्ट करना चाहती है और गवर्नमेंट जो है एक्सपोर्टर्स को फोकस कर रही है। और मैं आज आपको बता दूं कि जिस दिन आप समझें कि जिस गवर्नमेंट ने सनतकारों के लिए और एक्सपोर्टर्स के लिए वन विंडो सॉल्यूशन लॉन्च कर दिया तो समझ लीजिएगा कि सिर्फ और सिर्फ वही हुकूमत जो है वो एक्सपोर्टर्स के लिए, मैन्युफैक्चरर्स के लिए और सनतकारों के लिए फेवरेबल है। और उस दिन आप समझिएगा कि हाँ भाई ये जो गवर्नमेंट है ये इनके साथ सिंसियर है। और वन विंडो ऑपरेशन के जो मैं आपको कहता हूँ कि देखें, हमारे यहाँ सेसी का पैसा जाता है जो मिस यूज हो जाता है, हमारे यहाँ उदय का पैसा जाता है जो मिस यूज हो जाता है। हमारे पास सनतों के अंदर 21 से 22 दीगर इदारे आते हैं, ठीक है। हम गवर्नमेंट के लिहाज के पास विद होल्डिंग टैक्स को हम कलेक्ट करते हैं और गवर्नमेंट के पास कुछ नहीं होता, ना उनका ऑफिस लगता है, ना उनकी लेबर लगती है, कुछ नहीं लगती है और हम उसको विद होल्डिंग टैक्स कलेक्ट करके देते हैं। और साल के एंड के अंदर उसके अंदर से भी लोग हमसे पैसा खाते हैं और कहते हैं जी आपने जो हमारे बिहार के जो टैक्स कलेक्ट कर रहा था वो इतना नहीं, इतना होना चाहिए। तो जिस दिन आप सनतकारों को और मैन्युफैक्चरर्स को इन तमाम अजियतों से निजात दे देंगे, जिस दिन आप एक वन विंडो सोल्यूशन कर देंगे, जिस दिन उस दिन मैं समझूंगा कि हाँ भाई सनतकार जो है वो अपना काम जो है उनका जो फोकस होगा वो बजाय यूएसए का ऑडिट कराने के, बजाय सेसी का ऑडिट कराने के, बजाय इस टाइप के दिगर जितनी न्यूसेंस वैल्यू है उनके बजाय वो अपने कारोबार को फोकस करेंगे। अच्छा, नंबर मैं आपकी जानिब वापस आता हूँ। ये जुबैर तुफैल साहब कोई आपकी बात में इजाफा करना चाह रहे हैं, एक मिनट। जी मैं कुछ जो कहना चाहूँगा वो थोड़ा सा सनत से हट के, हमारी मईशत में एग्रीकल्चर का बहुत बड़ा रोल है और ख़ास तौर पे मौजूदा साल में सडनली हमारी एग्रीकल्चर क्रॉप जो है ड्रॉप हो गई हैं। हुकूमत को वहाँ देखना चाहिए कि रुई जो है वो 12 की बजाय 9 मिलियन बेल पे क्यों आ गई है, इसी तरफ तवज्जो दें। उसके अलावा ये देखें कि गंदम का बहरान कैसे पैदा हो गया। गंदम तो अभी भी हमारे पास जितनी रिक्वायर्ड है 24 मिलियन टन उतनी पैदा हुई है, लेकिन इसमें होर्डिंग हो रही है। जब तक हुकूमत ये होर्डिंग का जो शिकंजा है इनको नहीं तोड़ेंगे, होर्डिंग करने वालों को, उस वक्त तक मामला हल नहीं होगा। इसमें हुकूमत को सख्ती करनी चाहिए। और देखें, आपको 24 मिलियन टन गंदम है, फिर भी आप 3 मिलियन टन मंगवाने जा रहे हैं। चलिए 3 मिलियन टन आप मंगवाएंगे, 3 मिलियन टन का मतलब है कि आप तकरीबन उसको $600 मिलियन जो है उसकी इंपोर्ट के ऊपर खर्च करेंगे। तो ये इस तरह की चीज़ें हैं जिसमें हुकूमत को बगैर कुछ पैसा लगाए अगर आप किसान को, फार्मर को इस बात पे कोई ऐसा इंसेंटिव दें कि वो अपनी जो क्रॉप है उसकी प्रोडक्शन बढ़ाए। जब वो प्रोडक्शन बढ़ाएगा तो यही जो आपके पैसे गंदम इंपोर्ट करने पे खर्च हो रहे हैं, चीनी इंपोर्ट करने पे खर्च हो रहे हैं, ये आप काबू पा सकते हैं। और इसके अंदर ज़्यादा टाइम नहीं लगता। एक ही क्रॉप है, आज अक्टूबर का महीना है
और अक्टूबर का महीना अगली क्रॉप जब भी आती है गंदम की, उसकी तैयारी करें, इसी तरह कॉटन की तैयारी करें, ताकि ये जो शॉर्टफॉल चल रही है यानी इसमें ऐड कर दिया है एग्रीकल्चर का एस्पेक्ट, ये भी बहुत जरूरी है। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। मेरे ख्याल से ये हमने गुफ्तगू इस पर तिजारत और सनत के मुतल्लिक कर ली, लेकिन अब एक पॉइंट जिसको मैं आगे लेकर जाना चाहता हूँ और बिल्कुल मुख्तसर, वो ये है कि अब मुस्तकबिल में क्या होने वाला है मईशत के मुतल्लिक ताजरों सनतकारों से पूछा जाए तो वो ज़रूरी है। जनाब ज़ीशान खलील साहब, मेरे पास चंद लम्हात हैं, मैं चाहता हूँ आप मुख्तसरन मुझे बताएं कि मुस्तकबिल के मुतल्लिक आप क्या सोच रहे हैं, पाकिस्तान की मईशत किस सम्त में जाएगी? जनाब बात ये जी, मैं लाहौर बैठा हुआ, लाहौर ब्रांडर्स रोड पे, जो कि हार्डवेयर हब है एशिया का। मुझे तो आने वाले करीब मुस्तकबिल में कोई ऐसी खास चीज नजर नहीं आ रही कि बेहतरी की तरफ आ सकेंगे, इसलिए कि हमारा डायरेक्ट ताल्लुक है एग्रीकल्चर के साथ, कंस्ट्रक्शन के साथ, इंडस्ट्री के साथ। हमारी इंडस्ट्री इस वक्त चल ही नहीं रही, जब तक वहां रिवैम्पिंग नहीं होगी, रिप्लेसमेंट्स नहीं आएंगी, हमारे बिजनेस सर्कल नहीं चलेंगे, नंबर 1। नंबर 2, जो हमारा सप्लाई चेन है दैट इज चाइना, वहां से हमें प्रॉपर सप्लाईज नहीं मिल रही हैं। नंबर 3, अभी डिस्कशन में बात हुई थी कि $1 की पैरिटी का हमें पता चल जाए कि कहां आके डॉलर ने रुकना है। हर रोज हम सुबह उठते ₹1.50 का दिन में हमारा फर्क आता रहता है, हम लोग अपनी कॉस्टिंग ही नहीं कर सकते, तो हम माल कैसे बेचें? एंड ऑफ द डे होता क्या है जी, हमें पता चलता है जी ₹10 कमाने की जगह हम ₹2 नुकसान में चले गए। गवर्नमेंट को प्रॉपर तरीके से प्रोटेक्शन देनी पड़ेगी ट्रेड और इंडस्ट्री को, टैक्सेस के सिलसिले में, डॉलर रेट के सिलसिले में और अपनी इंपोर्ट पॉलिसी के ऊपर। ये 3 चीजों को गवर्नमेंट थोड़ा स्टेबलाइज कर ले वो 6 महीने साल के लिए कोरोना की वजह से ही, तो मईशत बहुत बेहतर हो सकती है, अदरवाइज मुझे बेहतरी नजर नहीं आ रही जी। राशिद सिद्दीकी साहब, आपकी तरफ आता हूं। बात यह है कि आपको मुस्तकबिल में क्या दिखाई दे रहा है, किस सम्त में जाएंगी चीजें? फिर बता रहा हूँ कि दुनिया के ममालिक के अंदर जब तक आप इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नहीं लेके आएंगे, जब तक आपकी मिशन बेहतर नहीं हो सकती। और हमको इस वक्त कॉटेज इंडस्ट्री को जब तक हम इसका पूरा जाल पूरे पाकिस्तान के अंदर नहीं दिखाएंगे, जब तक हमारे यहाँ खुशहाली और बेहतरी नहीं आ सकती। राशिद सिद्दीकी साहब ने भी बड़ी अहम बात की। यहाँ पे जुबैर तुफैल साहब, मैं चाहूँगा कि अब आप भी बताएं कि मुस्तकबिल में आपको मईशत कैसी दिखाई दे रही है? देखिए, मुस्तकबिल में हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है अलावा इसके कि मईशत को तेज़ी से आगे चलाया जाए, और मईशत को आगे बढ़ाने के लिए सबसे अहम रोल जो है वो एनर्जी का है। जब तक हुकूमत बिजली और गैस की कीमतें रीजनल जो हमारे कॉम्पिटिटर हैं इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, इनके मुताबिक नहीं करेंगे, इनकी कीमतों को एडजस्ट नहीं करेंगे, तो उस वक्त तक आपकी एक्सपोर्ट नहीं बढ़ेगी, आपके जो सनतें हैं वो नहीं चलेंगी। लिहाजा हुकूमत को चाहिए कि एनर्जी के लिए अपनी प्राइस रिव्यू करे। अगरचे हुकूमत बार बार ये कहती है जी हम एनर्जी की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, हम सर्कुलर डेट के मसले में, ये सब चीज़ें हैं। आप स्टेक होल्डर के साथ बैठ के बात करें, आप टेक्सटाइल के साथ बैठ के बात करें कि भाई आपकी सनत, आप किस तरह जो मौजूदा एक्सपोर्ट है इसकी 20% कैसे बढ़ा सकते हो। टेक्सटाइल ऐसी जगह है कि जहाँ से आपको 20% तक की ग्रोथ आ सकती है। और हुकूमत को ये भी मद्देनज़र रखना चाहिए कि आने वाले 6 महीने में लाखों पाकिस्तानी मिडल ईस्ट से वापस आएंगे, तो वो जो आपको फॉरेन रेमिटेंस आती है वो उसमें भी खातिर ख्वाह कमी होगी। लिहाजा खुदारा सोचें, स्टेक होल्डर्स को साथ बिठाएं और इसका हल तलाश करें। नाज़रीन, वी वेट फॉर योर मैसेजेस ऑन फेसबुक। यहाँ पे अली नासिर हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।